वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के थर्ड वीडियो में पहुंच रहे हैं, यानी थर्ड क्लास में पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों जहां पर हमने फिनिश किया था उसको ज़रा सा मैं आपको समराइज़ कर दूं, याद करा दूं। मैंने एक जो छोड़ा था पिछले वीडियो में वो था कि किसी ट्रेजेक्ट्री को किसी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेप पर अनऑब्स्ट्रक्टेड चाहते हैं फेंकना विद द हाइट h, ठीक है। स्टेप्स की सभी सिमेट्रिकल होती हैं, सीढ़ियाँ आपको मालूम है। देयरफॉर जब आप इसे थ्रो करते हैं किसी एंगल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और किसी एंगल थीटा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से विद द u वेलोसिटी, सो ये कुछ ऐसे आती है और यहाँ फॉल कर जाती है। पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। और हमने बताया था कि ये पार्ट तो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ये पूरी ट्रेजेक्ट्री नहीं इंक्लूडेड है। यानी ट्रेजेक्ट्री हमने जब भी लिया था वो ओरिजिन से लिया था। ये देखिए थोड़ा सा क्रैक हम दिखा रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था। सो ये पोर्शन यहाँ से ये वाला ये पूरा इंक्लूडेड है, और ये पोर्शन जो है डैश लाइन से ये इंक्लूडेड नहीं है इस दिए हुए ट्रेजेक्ट्री में। सो हमने एक रिजल्ट दिखाया था, आपको रिजल्ट आया था टी के फॉर्मेट में दो इक्वेशन, टाइम के दो रूट आए थे, और वो रूट था t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन g डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट था t2 दैट इज इक्वल टू t प्लस रूट अंडर माइनस t माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन g डिवाइडेड बाई 2। और हमने ये भी बताया था कि अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं t1 इंटू t2, यानी दोनों रूट ऑफ टाइम को, तो आपको क्या रिजल्ट आ जाता है? ये रिजल्ट आ जाता है आपका 2h अपॉन g। और हमने बताया था कि नेगेटिव ये शो कर रहा है कि टाइम एक बार पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0। इफ़ t1 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है t2 लेस देन 0 होगा। सो t1 ग्रेटर देन 0 मतलब जो हमारा कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव का मतलब है वो यहाँ से शुरू हुआ है, और इस पार्ट को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। सो सिर्फ इस पार्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये अपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी, कि अगर t1 नेगेटिव हो गया तो t2 पॉजिटिव। इसका मतलब है t1 ये वाला पोर्शन हो जाएगा और t2 ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन आपने निकाला था इस फॉर्मेट में, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। ये आपका टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आया था, जिसका दो रूट आपने ये निकाला था। एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर आप t1 प्लस t2 को जोड़ दें, पहले ये तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर लिया था, अगर आप जोड़ देंगे तो फिर से ये टाइम पीरियड आपका शो करने लगेगा, ठीक है। एक पिछले किसी कॉन्सेप्ट में भी हमने ये वाला इक्वेशन डिराइव करके दिखाया था, फिर से यहाँ पर मैंने सिर्फ रिकैप कर दिया है आपको। अब आपको हम लेकर चलेंगे रिलेशंस बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ढेर सारे रिलेशंस उसमें आते हैं और हम लोगों को उसी रिलेशंस को अभी इसमें देखना है। कैसे कैसे रिलेशंस है? सबसे पहले तो हम एक फिगर आपको बना दें सो दैट कि आप विजुअलाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये लीजिए, आपका फिगर रेडी है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विथ एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u। ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम हमेशा h मैक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज, और ये जो पूरा पाथ फॉलो किया है इसने, इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करने में जो टाइम लगा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज x एंड दिस एक्सिस इज y एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ रिलेशंस हमको देखना है, रिलेशंस बिटवीन पॉइंट वाइज हम डील करेंगे। रिलेशंस बिटवीन, सबसे पहला रिलेशन हम डील करना चाहते हैं रेंज में और मैक्सिमम हाइट में। मैक्सिमम
हाइट में। सो सबसे पहले तो आपको इनका जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए। हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं तीनों का। t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g एंड h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g एंड रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये 2g है और ये g है ना। फिगर को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा फिगर, थोड़ा सा हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये लीजिए, ये मैक्सिमम हाइट h max, दिस इज टाइम एंड दिस इज रेंज, दिस इज x axis and this is y axis, this is origin and this is any point x0। नाउ ये सिर्फ हमने विजुअलाइज करने के लिए बना दिया। ये एंगल, ये इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। सो रेंज में और मैक्सिमम हाइट में हम एक रिलेशन लाना चाहते हैं। सो आपको मालूम है कि आपका जो रेंज है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g है। देयरफॉर यू स्क्वायर तो h में भी है, h में भी यू स्क्वायर है। देयरफॉर यू स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोलें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि h में हमको क्या चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, और हमको चाहिए डिनोमिनेटर में 2, देयरफॉर हम फिर से 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब आप देखिए, ये बन गया यू स्क्वायर, साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ, 2g हो गया। बच गया कितना, 2 × 2 4, ठीक है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब आपके पास क्या आ गया, दिस इज h, दिस इज 4 एंड दिस इज कॉट थीटा। ओके, सो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, रेंज इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। रेंज इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। नाउ इसी से अब आप और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 4h कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको नीचे लेके चले आएंगे तो h इज इक्वल टू 1/4 और tan थीटा। ये आपके पास दोनों रिलेशन आ गए, चाहे आप इसको लिखे या इसको लिखे, दोनों बात सेम होती है। अब आइए एक इसमें आपको हम रिजल्ट पर पहुंचाते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट है, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, आप उसको देखने और समझने की कोशिश कर लीजिए। हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल में कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा, तो एक पर्टिकुलर एंगल से ही फेंका जाएगा। तो वो कौन सा एंगल है जिस पर इसमें एक मैक्सिमम रिलेशन आ जाए, यानी उस दिए हुए वैल्यू पर इनके बीच का रिलेशन सबसे एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट हो। सो अगर आप देखिएगा तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा केस आ जाएगा और हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन आ जाएगा मैक्सिमम लेवल पर। क्योंकि आप अलग अलग नहीं फॉलो कर सकते हैं पाथ को, कि एक बार आपने रेंज के लिए अलग एंगल पर ले लिया है और एक बार आपने मैक्सिमम हाइट के लिए अलग एंगल पर ले लिया है। एंगल तो ऑलवेज किसी दिए हुए
ट्रैजेक्टरी में जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो वो क्या होता है, एक ही एंगल पर फेंकेंगे ना, कि एक बार हाइट मैक्सिमम करने के लिए अलग एंगल पर फेंकेंगे और एक बार रेंज को मेज़र करने के लिए अलग एंगल पर फेंकेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। सो tan थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 पर जा रहा है, और ये कब होगा, दैट अगर 45 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो। अगर इस वैल्यू को डाल देते हैं तो h इज इक्वल टू 1/4r, यानी हाइट कितनी होनी चाहिए, रेंज के 4th टाइम्स होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो जितनी होगी उसका 4 गुना रेंज आप पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर आपको 4 किलोमीटर का रेंज लेना है तो आपको हाइट कितनी रखनी है, अगर आपको 4 किलोमीटर का रेंज लेना है तो हाइट आपको मैक्सिमम 1 किलोमीटर रखनी होगी, नहीं तो वो क्या होगा, पहले ही कहीं ड्रॉप कर जाएगा। क्लियर है? सो ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिलेशन है इनके बीच का। आइए अब कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड और भी समझ लें। बहुत बार होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अभी केस 1 ही चल रहा है, ये आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये ऐसे गया, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो एंगल थीटा नहीं रह जाता है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर ये एंगल चेंज कर जाता है। लेट दिस इज अल्फा, ये आपका मैक्सिमम हाइट है h। आप जानते हैं, हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए रेंज r/2 होना चाहिए। सो आइए, क्या है ये रिलेशन, किसके किसके बीच में दिखाना है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाती है तब उस केस में आपको उसको दिखाना है। देयरफॉर अगर आप tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा, देन दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस, दिस इज द केस। नाउ आप जानते हैं, अब इन दोनों के वैल्यू को आप लिख लीजिए, मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू h कितना है आपका, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, और ये जो 2 डिनोमिनेटर में था वो ऐसे हो जा रहा है कुछ 2h/r, देयरफॉर 2 ये मल्टीप्लाई में चला गया यहाँ पे, और ये 2g है, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये डिवाइडेड बाई r है, r आपका रेंज है, और रेंज देखिए तो कितना आ रहा है, u² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का मतलब हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, एंड डिवाइडेड बाई g। सो g से g कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला जो आपका कौन सा 2 था, एक ये जो 2 आपका न्यूमरेटर में गया है, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बच क्या गया है, ये वाला u², ये वाले u² से कैंसिल हो गया। सो अब आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ, ये वाला 2 अभी भी रिमेनिंग है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। देयरफॉर अब आपके पास क्या आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के बीच का रिलेशन है। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ढेर सारे रिलेशंस आप निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन में। सो अगर कोई भी एक आपको मालूम हो, उस वैल्यू को पुट कीजिए,
और दूसरा आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन पे चलेंगे। कौन से रिलेशन पे चलेंगे? कोई भी दो ले लेते हैं। जैसे अभी हमने रेंज और किसका ले लिया था, मैक्सिमम हाइट का ले लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ले लेते हैं टाइम और हाइट का, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड किसका ले लें, मैक्सिमम हाइट का ले लें, मैक्सिमम हाइट। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। और हम लिख देते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, पहले से भी यहाँ लिखा हुआ फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं सो दैट आप आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर सकें। दिस इज 2g। अब आइए, सब यहाँ स्क्वायर के टर्म में है इसमें, तो यहाँ तो है नहीं, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो 2g आ गया है, तो हमें एक ही चाहिए था, लेकिन एक 2 भी चाहिए था, तो 2 को भी हम लेंगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, यहाँ छूट गया अब कितना 4 इंटू जी, लेकिन यहाँ 2 चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब ये कितना हो गया हमारा, h मैक्स हो गया। नाउ दिस इज 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई जी, कितना आ गया ये हमारा 8h अपॉन जी। देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू 8h अपॉन जी एंड t इज इक्वल टू रूट अंडर 8h अपॉन जी। ये हमारा टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट के बीच का रिलेशन है। अब इससे जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लें। पहले फिगर बना लें। मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जो कि किसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, ये ठीक है। नाउ इस प्रोजेक्टाइल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जब ये पहुंचेगा इस ट्रेजेक्ट्री में, फिर बी पर पहुंचेगा और उसकी सेम हाइट अगर आप यहाँ पर ऐसे मैच कर दें तो यहाँ और ये यहाँ पहुँच जाएगी। सो ये सी और ये डी। सो टाइम इंटरवल आपका मानकर चलिए कि ये आप दिखाना चाह रहे हैं, तो ये टाइम इंटरवल t1 हम मान लेते हैं, और ये टाइम इंटरवल b से c पहुंचने के लिए हम उसको t2 मान लेते हैं। और इस दोनों के बीच का जो हाइट है, कोई मान लीजिए कि ये हाइट h2 होती और ये हाइट h1 होती, देयरफॉर इस का जो डिफरेंस हो जाता है ये h2 माइनस h1 हो जाता, ठीक है। ये जो है सिर्फ इतना, ये जो बोल्ड लाइन से दिखाई दे रहा है वो h2 माइनस h1 हो जाता। सो टाइम इंटरवल इन ट्रैवलिंग फ्रॉम a to d is t1 and time interval between b and c is t2। Therefore इस रिलेशन से अगर आप उसको करना चाहेंगे तो बहुत इजीली आप लिख पाएंगे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इज 8h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाई g। डैम इजी, आप देख लीजिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h अपॉन जी होता है। देयरफॉर t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इज 8h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाई जी। सिंपली आप इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। अब हमारा अगला रिलेशन है, उसको भी हम लोग देख लें। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में था, इस बार हम लोग कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और किस में कर लें, इस बार रेंज में कर लें। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज, इसको वाइप कर लें। टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से हम टाइम ऑफ फ्लाइट ही पहले लेंगे। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन
जी, और रेंज सब फॉर्मूला लिखा हुआ, बस फिर से ईजिली उसको आप समझ पाइए इसलिए बार बार हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यू स्क्वायर के टर्म में, इसका मतलब हमें यू स्क्वायर लाना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना होगा। सो 4 u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर लाना तो है हमको। कितना, इसको ओपन कर लीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये ओपन कर लेने से हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें रिलेशन क्या लेना है उसको समझ में आ जाना चाहिए। सो आइए हम रिलेशन लेते हैं इसका। 4 में से 2 यूज़ कर लेते हैं, यू स्क्वायर एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर में से साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं, और एक टर्म हमें चाहिए कॉस थीटा, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर किए थे तो ये जी स्क्वायर हो गया था, एक हम जी ले लेते हैं। बच क्या गया है हमारे पास, बच क्या गया है, हमने ज़बरदस्ती कॉस थीटा लिया था, देयरफॉर हमें कॉस थीटा यहाँ लेना पड़ेगा। साइन थीटा एक हमने छोड़ दिया था, साइन थीटा यहाँ लेना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में जी चाहिए हमें क्योंकि जी स्क्वायर है, और 4 में से हमने वो लिया था तो 2 हमारा बच गया। अब ये देखिए हमारा रेंज हो गया, ये कितना हो गया, tan थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में जी हो गया और ये वाला 2 यहाँ आ गया। ठीक है, सो हमारे पास कितना आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r tan थीटा डिवाइडेड बाई जी। Therefore t is equal to 2r tan थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम और रेंज के बीच का रिलेशन है। अगर थीटा फिर से 45 डिग्री हो जाए तो t कितना हो जाएगा, √2r/g हो जाएगा। ठीक है, ये सब रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, और न्यूमेरिकल्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डील करने में इन सब को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ हम इसको डेराइव करके दिखाएं। डेराइव क्यों कर रहे हैं, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि फार्मूला यूं ही नहीं होता है, फार्मूला का कोई ना कोई रूट है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, और आपको उसे हर वक्त माइंड में फिट रखना है। अब हम लोग चलेंगे रेंज और इतने सारे रिलेशंस बिटवीन टाइम एंड फ्लाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, या फिर मैक्सिमम हाइट की तरफ जब जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखना चाहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री में अगर कोई थीटा एक एंगल है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो रिलेशंस बिटवीन थीटा and 90 minus theta, that is complementary angles। ठीक है, अब तीनों फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। थीटा को फॉर्मेट में तो सभी लिखे हुए हैं, देयरफॉर हम एज इट इज लिख देते हैं। टी थीटा इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 90 माइनस थीटा भी निकाल लीजिए, सिर्फ चेंज कर दीजिए, 2u जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 90 माइनस थीटा रख दीजिए डिवाइडेड बाई जी। कितना आ गया अब आपके पास, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, देयरफॉर 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। चेंज आ गया दोनों में, टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा एक नहीं है, दोनों में चेंजिंग आ गई है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम नहीं है, वो थोड़ा अलग आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों अलग अलग आ रहा है। अब दोनों का रेशियो निकाल कर देख लीजिए, टी थीटा डिवाइडेड बाई टी 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, एंड दिस इज 2u कॉस थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल,
इसका मतलब कितना है, टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। दोनों के बीच का रिलेशन ये आ गया है। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो टी थीटा इज इक्वल टू टी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब दूसरे रिलेशन पे चलते हैं। ये रिलेशन किसका आ गया था, हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ। इस बार हम लोग ले लेते हैं एच मैक्स को, यानी मैक्सिमम हाइट को। तो थीटा में तो दिया ही हुआ है, गिवन है, एच थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। देयरफॉर एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगा, ऐसे तो लिख दूंगा तो फिर आपको लगेगा कैसे आ गया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नाउ दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो वो है वो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दैट इज एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नाउ दोनों के बीच का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर थीटा डिवाइडेड बाई आर 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एंड ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2g। 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है आर थीटा डिवाइडेड बाई आर 90 माइनस थीटा का जो रेशियो है वो कितने के बराबर हो गया, वो हो गया tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। क्लियर है यार। अब हमारा तीसरा रिलेशन है रेंज का। रेंज को भी ज़रा हम लोग देख लें। रेंज के लिए क्या बोल रहा है हमारे पास, रेंज में हमको कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम रेंज का फॉर्मूला पहले लिख लें। रेंज में आर थीटा गिवन है, आर थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर हाउ मच साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो आर 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हम निकालना चाह रहे हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 इज 180 डिग्री एंड 2 इंटू थीटा इज 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप सभी को मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, साइन थीटा के ही बराबर होता है, या फाई मान लीजिए तो कितने के बराबर होता है, फाई ही होता है। देयरफॉर ये 2 थीटा है तो एज इट इज़ हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज बिल्कुल बराबर है, यानी अगर दोनों का रेशियो निकाल देते हैं इस केस में तो रेशियो के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, आर थीटा डिवाइडेड बाई आर 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है आर थीटा कितने के बराबर हो गया, आर 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको ऐसे समझें कि रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। अगर कोई प्रोजेक्टाइल के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी एंगल थीटा से विथ इनिशियल स्पीड u थ्रो करते हैं और अगर वो ये पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, इनिशियल स्पीड u, और उसकी जो रेंज अगर मान लीजिए r1 है या r थीटा है, और दूसरा वाला आप फेंक रहे हैं r90 माइनस थीटा से, ये ठीक है, r90 माइनस थीटा से, तो दोनों को सेम रेंज कवर कर लेना है। अगर ये सेम स्पीड से फेंके हैं बट ये वाला आप 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं
तो दोनों r थीटा एंड r 90 माइनस थीटा का रेंज बिल्कुल इक्वल होगा अगर दोनों की इनिशियल स्पीड आपने सेम रखी है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी बट विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन दे कवर द सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। दैट्स इट। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आ चुका है आपके पास। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सब। आइए अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम आपको करके दिखाना चाहते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मानकर चलिए कि अगर इसी में फिगर वहीं पे हम ड्रॉ कर देते, बट ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अगर थीटा एंगल से फेंका गया किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका मैक्सिमम हाइट h1 है, और 90 माइनस थीटा से फेंका गया तो उसकी हाइट h2 है। ये ठीक है, उसकी हाइट कितनी है? h2 है। थीटा से अगर h1 से फेंका गया, सॉरी अगर थीटा एंगल से फेंका गया विद द इनिशियल वेलोसिटी, सेम इनिशियल वेलोसिटी थीटा से, दोनों की फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया और उसकी मैक्सिमम हाइट h1 है, और दूसरे को 90 माइनस थीटा से थ्रो किया गया और उसकी हाइट जो है वो h2 है। एक को थीटा से, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी गई है, इसको थीटा से और दूसरे को 90 माइनस थीटा से। तो बोल रहा है कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। क्लियर है? आप सभी जानते हैं कि इस दोनों केस में रेंज जो है, चाहे वो केस h1 का हो या h2 का हो, रेंज सेम होगा। और रेंज सेम होगा तो आपको h1, h2 और रेंज के बीच में एक रिलेशन दिखाना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इनके बीच का रिलेशन। यहाँ पर क्या हो गया? h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, कितना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। कब? जब थीटा से थ्रो किया गया था। एंड h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, जस्ट अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। h1 है जब थीटा से फेंका गया है, h2 है जब 90 माइनस थीटा से फेंका गया है। आइए अब इसको थोड़ा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना मतलब रेंज के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज इक्वल टू h1 मल्टीप्लाइड बाई h2। u से मल्टीप्लाई हो गया u4, u पर u स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने यहाँ इसका होल स्क्वायर लिख लिया। नीचे ये कितना आ जाएगा? 2 एंड 2 को अलग हम लिख लेते हैं 4, एंड ये g स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू h1 इंटू h2। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ जो है वो रेंज को दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं है, तो हम 2 के स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, देयरफॉर दिस इज 4 इंटू 4। अब ये टर्म g स्क्वायर, इस नंबर को छोड़ के ये पूरा टर्म जो है वो रेंज का स्क्वायर हो गया है। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे, दैट इज इक्वल टू h1 इंटू h2। ठीक है, और यहाँ कितना है? डिवाइडेड बाई 16। अब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये 16 इंटू h1 इंटू h2। ओके, अब ये जब r लिखेंगे तो दिस इज 16 h1 इंटू h2। क्लियर है?
and that is equal to r is equal to 16 का रूट 4 and this is h1 and h2। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। r इज इक्वल टू 4 रूट अंडर h1 एंड h2। ओके, अब थोड़ा सा और आप जा सकते हैं आगे की तरफ। हमने पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो मैक्सिमम हाइट है उनका रेशियो tan स्क्वायर होता है। देखिए तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी, h1 एंड h2 लिखा हुआ है तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g और ये डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये 2g न्यूमरेटर में चला गया। 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो कुल मिलाकर आप इस रिजल्ट को पहले भी प्रूव कर चुके थे और फिर से आपने एक बार प्रूव कर लिया है। ढेर सारे रिलेशंस हैं, देख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको मैंने कहा था कि ये एक 2D मोशन है, जिसमें 2D मोशन कहने का मतलब था कि जिसमें आप दिए हुए मोशन को दो अलग अलग परपेंडिकुलर एक्सिस पर पहले सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं और उसके बाद उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। उस हिसाब से आपके रिज़ल्ट में देख लीजिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट सब आता चला जा रहा है और सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि इंटरवूवेन है, सभी एक दूसरे से मिक्स किए हुए हैं। सो इनकी मिक्सिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मेरे ख्याल से रिलेशंस में और भी बहुत सारे चीज़ें अभी आने वाली बची हुई हैं। एक रिलेशन आपने देखा था मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में, वो क्या था? h इज इक्वल टू r अपॉन 4 tan थीटा। सो अगर थीटा आपने 45 डिग्री मान लिया था, उस केस में h कितना आ गया था? r अपॉन 4 आ गया था, बिकॉज tan 45 डिग्री कितने के बराबर हो जाता था? 1 के बराबर हो जाता था। ठीक है, लेकिन मैंने एक कंडीशन देखा, एक सिचुएशन देखा जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मैक्सिमम जब हाइट हो किस एंगल पर होगी। सो आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट जो है, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 कितने के बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। इसका मतलब है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई 2g। देयरफॉर इन दैट केस दिस बिकम्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और उसी तरह आर मैक्स निकालना है। सो आर मैक्स आप जानते हैं फॉर्मूले के हिसाब से ये कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, सो अगर थीटा 45 डिग्री होगा तभी 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर थीटा कितना चाहिए हमें? ओनली 45 डिग्री चाहिए। देयरफॉर दिस इज यू स्क्वायर। हमने दोनों जगह पे, ये 2 नहीं है, ये ओनली g है, देख लीजिए। यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? u अपॉन g हो जाएगा। सो h मैक्स कितने एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। और r मैक्स कितना? 45 डिग्री के एंगल पर। यानी दोनों अपने अपने एक्सट्रीम केस पे हो, एक्सट्रीम वैल्यू पे हो। देन उन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए। h मैक्स इज यू स्क्वायर अपॉन 2g and this should be written as u square upon g multiplied by half, which is equal to 1 upon 2 u square g is r max। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों अपने एक्सट्रीम केसेस पे होंगे तो कितना आ जाएगा? h max is equal to 1 upon 2 r max। लेकिन अगर प्रैक्टिकल केस में देखिएगा तो आप मैक्सिमम रिजल्ट तभी निकाल सकते हैं जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। देयरफॉर
मैक्सिमम हाइट इज़ 1/4 टाइम्स द गिवन रेंज। लेकिन ये तो अलग अलग एंगल पर आप कर नहीं सकते हैं कि एक बार नहीं हम एच मैक्स को ही कैलकुलेट करेंगे, रेंज कंसीडर नहीं करेंगे, और दूसरी बार मैक्सिमम रेंज को ही कंसीडर करेंगे और उसको नहीं करेंगे। बट ये केस है, हो सकता है, न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, देयरफॉर इसको भी समझ लीजिए। छोटा सा एक और हम लोग टॉपिक ले लें। अक्सर ये शूटिंग द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, शूटिंग द फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस को हम लोग लेते हैं। कैसा केस? इसमें अक्सर होता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाइट पे कोई डॉल या कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है। इस केस को पहले समझ लीजिए। एक पर्टिकुलर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लटकाया हुआ है, ठीक है, और आपको एक जो है गन दिया हुआ है, वो यहाँ से उस पर शूट करना है आपको। ओके, गन जब शूट करना है आपको, तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो अगर आप शूट करते तो वो कैसे चला जाता? बिल्कुल यहाँ चला जाता, बिल्कुल स्ट्रेट। बट देर इज अ ग्रेविटी इफ दिस इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड दिस इज एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। नाउ चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक बात की है, वो ये है कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट हो रहा है और ग्रेविटी उसको मजबूर कर रही है अपने हिसाब से चलने के लिए। इट्स ओके, अपने हिसाब से चलने के लिए। सो ये एक डिफरेंट टाइप के पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ 1, ठीक है। ये भी ट्रैजेक्टरी ही है, ट्रैजेक्टरी नंबर 1, ट्रैजेक्टरी नंबर 1, ये भी एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी 1। एंड ये किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। ये ग्रेविटी फ्री ट्रैजेक्टरी है और ये ट्रैजेक्टरी 2। ओके, दिस इज ट्रैजेक्टरी 2, ये ट्रैजेक्टरी 2 है। बट क्यों है? अगर ये हमने माना हुआ है कि ग्रेविटी नहीं होती तो सीधे सीधे जाके हिट कर जाती, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है। पहले तो इसके कंपोनेंट को हम लोग अलग कर लें। दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। ओके, अब एक चीज़ समझ लें कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही ये शूट करता है वैसे ही ये डॉल वहाँ से गिरना शुरू करता है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ग्रेविटी के कारण ये ट्रैजेक्टरी बन रही है और वो जो आपने कोई भी चीज़ उसको शूट करने के लिए फेंका है इसके थ्रू, मान के चलिए कि स्टोन ही फेंका है या कोई छोटा सा और भी कोई दूसरा सामान हो सकता है जिससे आप हिट करना चाहते हैं उसको, वो हिट करने के लिए आपने उसको फेंका है, तो क्या ये जो प्रोजेक्टाइल वाला ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी नंबर 2, जब ये सेम टाइम में आपने फायर किया और ये सेम टाइम में वहाँ से रिलीज़ हो गया, तो क्या ये इसको हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ठीक है, सो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस डायरेक्शन में देख लीजिए, आप जानते हैं कि ux कभी नहीं बदलता है, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, एट एनी गिवन टाइम। टाइम एंड अगेन हमने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको करके देखा है, बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा चेंज कर रही है। क्यों? ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ओके, सो अगर आप लिखते हैं y, सो क्या हो जाएगा? u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ओके,
सो दिस इज u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये पूरा टर्म एब्सेंट होता। इसका मतलब फॉर ट्रेजेक्ट्री वन, फॉर ट्रेजेक्ट्री वन y इज इक्वल टू हाउ मच, u साइन थीटा t। क्यों? क्योंकि आपने माना हुआ है कि वहाँ पर कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, देयरफॉर g इज इक्वल टू 0। सो हम इसको y1 मान लेते हैं। बट फॉर ट्रेजेक्ट्री 2, फॉर ट्रेजेक्ट्री 2 y2 इज इक्वल टू हाउ मच, वो दिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आइए इस पोर्शन में आप चलिए, आप देखिए कि ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ऑलवेज। देयरफॉर एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। ये पहले भी हम लोग निकाल के देख चुके हैं, ये नई बात नहीं है, बट उसको समझाने के लिए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल और एक ही वैल्यू है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन इज 0। इसका मतलब है कि किसी भी x के पॉइंट पर, किसी भी दिए हुए x के पॉइंट पर, मान लीजिए दिस इज x1, तो क्या है, फॉर द ओनली वन एंड ओनली गिवन वैल्यू ऑफ x1। क्यों? क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t है वो चेंज नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख रहे हैं, क्या है, फॉर द गिवन टाइम जो x है u कॉस थीटा t, वो फॉर द गिवन टाइम फिक्स है। एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो क्या ये चेंज करेगा टाइम के साथ? एक्सेलरेशन चेंज करता है, ये टाइम के साथ चेंज कर जाता। सो अगर आप एक लाइन खींच कर देखें ऐसे, सो फॉर द गिवन x फॉर टाइम t1, ठीक है। सो वही एक फिक्स के लिए यहाँ पर दो ट्रेजेक्ट्री को टच करता हुआ मिल रहा है, एक विदाउट ग्रेविटी एंड दूसरी विद द ग्रेविटी। और अगर उसका y एक्सिस, चूँकि x उस गिवन टाइम पर फिक्स है, सो अगर हम उसका सब्ट्रैक्शन निकाल लें तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। देयरफॉर अगर हम सब्ट्रैक्शन निकाल लें तो वो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। देयरफॉर दैट डिस्टेंस y डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू y1 माइनस y2। देख लीजिए फॉर ट्रेजेक्ट्री t1 एंड t2, फॉर एनी टाइम t1, फॉर एनी टाइम t1। ओके, देयरफॉर सब्ट्रैक्ट कीजिए, y1 इज u साइन थीटा t1 माइनस u साइन थीटा ut है ना ये। सो ये मिस्टेकनली अगर गलत लिखा जाता है तो उसको करेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है। दैट इज u साइन थीटा t1 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाफ जी t1 स्क्वायर। ओके, दिस इज कैंसल आउट एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर। सो ये गैप कितना हो गया, हाफ जी t1 स्क्वायर फॉर द गिवन टाइम t1 फॉर गिवन x। नाउ जैसे ही ये रिलीज हुआ है तो ये अब यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब फॉर दिस टाइम x फॉर t2, अब ये गिर के आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, और ये उसका ये ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। सो देख लीजिए ये ऐसे फॉर द गिवन टाइम दिस, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ हाउ मच, हाफ जी, ये दूरी हाफ जी t2 स्क्वायर। ओके, कितना आ गया। सो अगर
आपने फायर किया है तो अगर t2 टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो ये भी t2 टाइम में फॉल करके यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। मीन्स क्या कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट को जो गिवन प्रोजेक्टाइल है वो एग्जैक्टली हिट कर देगा कितने डिस्टेंस पे जाके। वो डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारा हाफ जी t2 स्क्वायर। ओके, कितना अच्छा है ये। एक तरफ क्या है, आपने ग्रेविटी फ्री लिया हुआ है, सो अगर डायरेक्ट हिट कर देता है, लेकिन जिस टाइम में आपने फायर किया ठीक उसी टाइम में वो वहाँ से रिलीज हो गया। सो ये क्या है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। पाथ को फॉलो कर रहा है तो ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, वहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक्सेलरेटेड केस का नहीं बनता है। देयरफॉर फॉर द गिवन वन वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज टू वैल्यू ऑफ वाई, और उस टू वैल्यू ऑफ वाई से आप आसानी से सब्ट्रैक्ट करके ये जो डिस्टेंस है फॉर एनी टाइम वो आप निकाल पा रहे हैं। दिस इज ठीक है। और फॉर सेकेंड टाइम फॉर t2 आपने वो निकाल लिया कितना, फॉर एक्स t2 दिस इज वो डिस्टेंस जो है ऊपर से नीचे आने का हाफ जी t2 स्क्वायर। ओके, सो जितने टाइम में x2 टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में वो वहाँ से वहाँ फॉल कर जाएगा। क्लियर है। सो उतनी दूरी पर वो जाकर ये प्रोजेक्टाइल उसको हिट कर सकता है आसानी से। सो अब हम लोग इसी को बढ़ाते हुए निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ हिट के कितने टाइम के बाद जो आपने यहाँ से शूटिंग की है वो इनिशियल यू वेलोसिटी से उसको जाके हिट कर दे। ओके, सो इन दैट केस सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये हाइट कितनी है। लेट दिस हाइट बी h एंड ये जो पॉइंट है यहाँ से इनिशियल पॉइंट से जो हॉरिजेंटल रेंज है दैट इज हम उसको मान लेते हैं x। ओके, क्या मान लेते हैं, सॉरी x नहीं मानते हैं हम इसको d मान लेते हैं। अब देखिए टाइम ऑफ हिट निकाल रहे हैं हम लोग। एक कंडीशन है जो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है ये वाला, ठीक है। ओहो, जो ये ट्रैजेक्टरी हमारा फॉलो कर रहा है ये, जब क्या है यहाँ पर हमारा, जब इफ देयर इज नो ग्रेविटी, तो उस केस में वो हमारा नो ग्रेविटी, तो क्या है उस केस में वो ट्रैजेक्टरी यहाँ से वहाँ डायरेक्ट हिट कर रहा है, मीन्स g इज इक्वल टू 0। सो अगर उस हिसाब से देख लें कि एक्सेलरेशन कोई काम नहीं कर रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन t hit is equal to what is the distance, this distance from the initial point to the point of hit। देख लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुल मिलाकर h d, और इस केस में देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आपने क्या निकाला है, हाइपोटेनस का लेंथ निकाल लिया है इस दिए हुए ट्राइंगल में, डिवाइडेड बाय यू मिनिमम। सो जब ग्रेविटी नहीं है उस केस में आप क्या कर रहे हैं, ये टाइम ऑफ हिट निकाल रहे हैं कितने देर के बाद वो जाकर हिट कर देगा। लेकिन हमारा तो ये ट्रैजेक्टरी ग्रेविटी के कारण बन रहा है, ठीक है। उसमें ये जो ux आ रही है वो हमारी u cos थीटा है एंड uy कितनी है हमारी u sin थीटा के बराबर है, ठीक है। सो नो ग्रेविटी थी तब ये आती है। अब देखते हैं विद ग्रेविटी कौन से वाले के लिए, ये जो ट्रैजेक्टरी है कौन सी, जब ग्रेविटी हम लोग कंसीडर करते हैं उस केस में। सो इफ देयर इज ग्रेविटी, ओके, अगर ग्रेविटी का केस आ जाता है तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, मीन्स g इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कि y के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t, ओके।
इसका मतलब है कि ये u साइन थीटा माइनस जी टी हो जाती है, जितनी इनिशियली थी उतनी आफ्टर टाइम t नहीं रहती है। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, ये u y और v y सॉरी ये u x एंड v x दोनों इक्वल ही रहती है ऑलवेज। सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, बिकॉज के वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। सो हमारे लिए बेटर होगा कि हम ये डायरेक्शन को चूज़ करें फॉर द टाइम ऑफ हिट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारी कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। देयरफॉर टाइम ऑफ हिट इज इक्वल टू व्हाट? दिस डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी u cos थीटा। सो कितना हो गया ये? d डिवाइडेड बाय u cos थीटा तो हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो रिज़ल्ट पहले वाले से अलग आ रहा है। नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। d डिवाइडेड बाय u एंड cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स d अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, d से d कैंसिल आउट हो गया, फिर से ये कितना आ गया? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय u। क्या उतना ही है टाइम ऑफ हिट जितना विदाउट ग्रेविटी आया था? सो ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि टाइम ऑफ हिट जो है उसका रिजल्ट सेम है। टाइम ऑफ हिट का रिजल्ट क्या है हमारा? सेम है, एंड दैट इज व्हाट? दिस इज u sin थीटा। टाइम ऑफ हिट इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द इनिशियल स्पीड, एंड इज दिस इज independent of gravity। ग्रेविटी कौन सी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यानी किसी भी जगह पर आप इसको लेके जाएं, वहाँ एक्सेलरेशन है, वहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों ही केस में रिजल्ट टाइम ऑफ हिट का सेम आएगा। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इसी का एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि फॉर द गिवन एंगल थीटा, अगर आपके मन में ये बात आ जाए कि क्या हम लोग इसको अगर वेलोसिटी चेंज कर दें, ज़्यादा कर दें वेलोसिटी, मीन्स फॉर द गिवन एंगल, फिक्स्ड एंगल, अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर देंगे तो क्या वो उसको हिट कर पाएगा? देखिए, अगर वेलोसिटी आप ज़्यादा कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा और ट्रैजेक्टरी उसकी थोड़ी डिफरेंट होगी। देख लीजिए, यहाँ जाकर टकराएगा, यानी जो पहले की ट्रैजेक्टरी थी उससे थोड़ी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सो जितना देर उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा उतना ही देर में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि वो टाइम इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वो जो गैप है वो कम लेना पड़ रहा है। ठीक है, कम गैप लेना पड़ रहा है, इसका मतलब जल्दी टकरा जाएगा। उसी तरह अगर वेलोसिटी कम कर दे पहले की तुलना में, बट एंगल इज केप्ट फिक्स्ड, इन दैट केस जो ट्रैजेक्टरी बनेगी वो हो सकता है ऐसी बनी। ठीक है, अब देखिए गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। सो फॉर द गिवन टाइम उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितनी देर में ये यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। गैप बढ़ गया लेकिन टकराना है उसको, हिट होना है उसको। ठीक है, लेकिन अब और भी वेलोसिटी उससे भी कम कर दी जाए, इतनी कम कि ये यहाँ आके ग्राउंड पर हिट कर जाए, तो डेफिनेटली जब वेलोसिटी फॉर द गिवन एंगल बहुत कम कर दी जाएगी तो वो टारगेट को हिट नहीं कर सकेगा, वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हिट नहीं कर सकेगा। ओके, बट जो इसके फॉल में यहाँ हिट करने में जो टाइम लगा है वही उसको वहाँ से यहाँ आने में लगेगा, भले ही वो हिट ना कर सके। इस वेलोसिटी चेंज करने से ट्रैजेक्टरी थोड़ी ऊपर चली जा रही है, वेलोसिटी ज़्यादा करने से ऊपर और कम कीजिए, थोड़े और नीचे और कम कीजिए, थोड़ी और नीचे, लेकिन टकराती जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि इतना कम कर दें
कि वो जाके ग्राउंड पर हिट कर जाए, उस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाए जिस पर वो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा था। उस लाइन को अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हिट नहीं हो पाएगा इस फायर से। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट।